प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्टन ए कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल। क्या बेटा? मार्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल। फिर से बोल रहा हूँ, मार्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल। अब आप यहाँ ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सर आपने तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल समझा दिया। नहीं बेटा, मैंने वहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल समझाए हैं। मतलब मार्टन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जो 6 मॉडल या 6 प्रतिमान दिए थे, वो 6 प्रतिमान समझाए हैं। और आज के लेक्चर में हम वो 6 के 6 प्रतिमान एक साथ इस मॉडल के माध्यम से समझेंगे, जिसे कि मार्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने स्वयं ने ये प्रयास किया है कि क्यों ना मैं मेरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्यार्थियों को मार्टन कैपलान का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल हैं, उन 6 मॉडलों को एक ही मॉडल में समझा दूं, जिससे कि उनको दिक्कत नहीं आए। इसलिए प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, ये मॉडल मैंने स्वयं ने अपने विवेक से तैयार किया है। ध्यान दें, यह है डायग्राम मैंने इस रूप में तैयार किया है, जिससे कि आप मार्टन ए कैपलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांत को, दृष्टिकोण को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। आपको एक एक बात में अच्छे से समझाऊंगा और ये डायग्राम आप बना सकते हैं। मतलब इसके आधार पर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को आसानी से समझ सकते हैं। और हमारा मूल लक्ष्य क्या है? हमारा मूल लक्ष्य यही तो है कि हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझें, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझें। तो इसके लिए मार्टन कैपलान ने अपना ये मॉडल दिया है, जिसे कि क्या नाम दिया जाता है? मार्टन कैपलान का व्यवस्था का मॉडल। इसमें 6 के 6 प्रतिमान मैंने नोट किए हैं। मैंने पीछे जो अलग से आपको समझाया है कि मार्टन कैपलान के 6 मॉडल, तो ये 6 के 6 मॉडल यहाँ मैंने दर्शा दिए हैं। अर्थात एक ही डायग्राम के अंतर्गत सारी बातें समाहित हो जाएंगी। बेटा, इस लेक्चर को अच्छे से समझना है। तो यहाँ मैंने लिखा है लेक्चर नंबर 21 पार्ट नंबर 5। मतलब मार्टन कैपलान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो सिद्धांत या दृष्टिकोण है, उसको समझाने के लिए मैंने 4 लेक्चर अपलोड कर दिए और ये 5वां लेक्चर है। आज इसकी समाप्ति हो जाएगी। ध्यान दें, सबसे पहले मैंने यहाँ जो नोट किया है, आप नोट करेंगे ये बात, क्या कि मार्टन कैपलान ने के.डब्ल्यू. थॉम्पसन, विद्वान का नाम है के.डब्ल्यू. थॉम्पसन, ठीक है, थॉम्पसन भी बोलते हैं इनको, थॉम्पसन ही बोलते हैं। के.डब्ल्यू. थॉम्पसन के ही सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के बिंदु से प्रेरणा लेकर समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का या परिवर्तन का अध्ययन किया है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मतलब मार्टन ए कैपलान ने के.डब्ल्यू. थॉम्पसन के ही, इसको थॉम्पसन भी बोलते हैं, थॉम्पसन भी कह सकते हैं, एक बात हो तो, के.डब्ल्यू. थॉम्पसन के ही सिद्धांत के अनुसार, मतलब के.डब्ल्यू. थॉम्पसन ने जो अपना सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के बिंदु से प्रेरणा लेकर समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया। मतलब मार्टन कैपलान ने समस्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उन परिवर्तनों का अध्ययन किया है। किससे प्रेरणा लेकर? के.डब्ल्यू. थॉम्पसन के सिद्धांत से प्रेरणा लेकर के। तो यहाँ आपसे इस रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि मार्टन कैपलान ने किससे प्रेरणा लेकर के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया? तो आपका आंसर होगा के.डब्ल्यू. थॉम्पसन। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो यह कि आधुनिक युग में सभी क्षेत्रों में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग होने लग गया है। इसका मतलब ये है कि आधुनिक युग में सभी क्षेत्रों का मतलब ये है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे जो है धार्मिक क्षेत्र हो, मतलब कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, सामाजिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग हो रहा है। आप स्वयं देखेंगे, जैसे जो व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले 1920 में प्राकृतिक विज्ञान में, विशेषकर मानव विज्ञान में किया गया। और व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग करने वाले विद्वान का नाम है, सबसे पहले किसने किया? बर्ट लेनफी ने जीव विज्ञान में इसका प्रयोग किया। उसके बाद में सामाजिक विज्ञान में आता है, और सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र में टालकोट पार्सन्स ने इसका प्रयोग किया था। उसके बाद में राजनीति विज्ञान में इसका प्रयोग डेविड ईस्टन और रामन पावेल ने किया है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टन कैपलान ने व्यवस्था का प्रयोग किया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये कहा जा सकता है कि व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग
आज वास्तविक रूप में सभी शास्त्रों विज्ञानों के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट, ईस्टर्न का व्यवस्था का सिद्धांत मानवीय क्रियाओं पर आधारित था। मतलब डेविड ईस्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है, जिसे कि इनपुट आउटपुट मॉडल भी कहा जाता है, आगत निर्गत प्रतिमान भी कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है राजनीति विज्ञान में बात कि इनपुट आउटपुट मॉडल किसने दिया? डेविड ईस्टर्न ने दिया है। तो ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत मानवीय क्रियाओं पर आधारित था। किस पर आधारित था? ये मानव की क्रियाओं पर आधारित था। लेकिन कैप्लान का व्यवस्था सिद्धांत यांत्रिक रूप में रहा है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के बीच में संतुलन पर बल देता है। मतलब इसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच में संतुलन पर बल दिया जाता है, स्थायित्व पर बल दिया जाता है। और चरों के माध्यम से परिवर्तन का संकेत, मतलब यहाँ वास्तविक रूप में कुछ चर होते हैं, घटक होते हैं, जिसके कि यहाँ मैंने 5 चर है, 5 चर नोट भी कर दिए। चर मतलब जिसे कि परिवर्ते भी कहा जाता है। मतलब ऐसे तत्व जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था प्रभावित होती है, या राष्ट्र राज्यों के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध प्रभावित होते हैं, उसे चर कहा जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, चर किसे कहते हैं? वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनको चर कहते हैं। ध्यान दें बेटा अब यहाँ। और चरों के माध्यम से परिवर्तन का संकेत देता है। मतलब वास्तविक रूप में जो कैप्लान का व्यवस्था सिद्धांत है वह है क्या? चरों के माध्यम से परिवर्तन का संकेत देता है। चर मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्व। वो तत्व कौन से? 5 तत्व है, 5 तत्व मैंने नोट कर दिए हैं। परिवर्तन का संकेत देता है और यह व्यवस्था और उपव्यवस्था के बीच प्रभावशाली व्यवहार का विश्लेषण करता है। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार का विश्लेषण करता है। और इनका मानना है कि व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हावी बनी रहती है। मतलब यहाँ कैप्लान ये कहते हैं कि व्यवस्था के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हावी बनी रहती है। व्यवस्था मीन्स राजनीतिक व्यवस्था। भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता कौन होता है? एक्टर कौन होता है? इकाई कौन होता है? यस, राष्ट्र राज्य होते हैं। तो इनका कहना है कि जो व्यवस्था है, व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हावी बनी रहती है। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो वास्तविक रूप में पॉलिटिकल सिस्टम राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर हावी रहता है। मतलब राष्ट्र राज्य उससे प्रभावित होते हैं। अपनी विदेश नीति जब तय करता है कोई भी राष्ट्र राज्य, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से वो प्रभावित होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था उस पर हावी रहती है। जैसे मान लीजिएगा एक ध्रुवीय व्यवस्था है, बहुध्रुवीय व्यवस्था है, यस, द्विध्रुवीय व्यवस्था है, इकाई वीटो व्यवस्था है, सार्वभौम व्यवस्था है। जैसा कि यहाँ मैं 6 जो प्रतिमान मार्टिन कैप्लान ने दी, इसके माध्यम से आपको समझाऊंगा। अब इस तरीके से देखा जाए तो वास्तव में विश्व की व्यवस्थाओं को 3 रूपों में प्रकट किया जाता है, एक ध्रुवीय, 2 ध्रुवीय और बहुध्रुवीय। लेकिन यह मार्टिन कैप्लान ने वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमान दिए, जिन 6 प्रतिमानों को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे। ध्यान दें बेटा। इसके बाद में है मूल आधार। राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को ही मानते हैं, इसे ही उपव्यवस्था कहते हैं। मतलब मार्टिन कैप्लान वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो मूल आधार मानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो मूल आधार मानते हैं, वो राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को ही मानते हैं। राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को मानते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम। भाई डेविड ईस्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ बताते हुए कहा है कि मूल्यों का सत्तात्मक विनिधान ही राजनीतिक व्यवस्था है। या हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में उन अंतः संबंधित क्रियाओं के समुच्चय को जिनके द्वारा देश के लिए, समाज के लिए बाध्यकारी निर्णय लिया जाता है, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसको आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कह सकते, इसको केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही कहा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का भावार्थ तो ये होगा कि पूरी दुनिया के लिए बाध्यकारी रूप में निर्णय लेने वाला कोई एक राष्ट्र राज्य है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र राज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे, नॉट, इसको केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहेंगे। तो बेटा इसका मूल आधार राज्यों की राजनीतिक व्यवस्था को ही मानते हैं, इसे ही उपव्यवस्था कहते हैं। मार्टिन कैप्लान इसको ही उपव्यवस्था कहते हैं। और वास्तविक रूप में इन उपव्यवस्थाओं के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उस क्रिया प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होती है, इंटरनेशनल सिस्टम में होती है, जिसे कि शक्ति संतुलन व्यवस्था, 2 गुटी व्यवस्था, क्रमबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था, या इसको वीटो व्यवस्था भी कह सकते हैं, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और लचीली व्यवस्था। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर इन 6 के नाम आपको काउंट कराऊंगा, ध्यान दें। अब अगली बात आती है कि वास्तविक रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से होने वाले अंतः क्रियाओं को चर कहा जाता है। मतलब मार्टिन कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से राष्ट्र राज्यों के बीच में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से होने वाली अंतः क्रियाओं को चर मानता है। मतलब मार्टिन कैप्लान चर किसको कहता है?
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से होने वाली अंतः क्रियाओं को चर मानता है। वास्तविक रूप में यहाँ राष्ट्र राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनको चर मानता है। और ये 5 चर बताए इसने, मार्टिन कैप्लान ने 5 चर बतलाई है। नंबर 1, व्यवस्था के तत्वों के बीच क्रियाएं, व्यक्तियों, नेताओं की भूमिका। नंबर 2, व्यवस्था के घटकों के आधार पर स्थापित होने वाले मूल्यों की भूमिका। नंबर 3, व्यवस्था के तत्वों और व्यवस्था के कर्ताओं की संरचनात्मक भूमिका। नंबर 4, व्यवस्था के पर्यावरण में कर्ताओं की सामर्थ्यता से संबंधित घटक, मतलब किसी भी राष्ट्र राज्य की कितनी सामर्थ्य है, सूचना घटक, कर्ता के घटकों का योग, संबंधित बोध। तो ये 5 चर हैं। इन 5 चरों से वास्तविक रूप में क्या होता है, आसानी से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझा जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के माध्यम से होने वाली अंतः क्रियाओं को चर माना जाता है और इन चरों के माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का रूप सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उभर कर सामने आता है, जो कि 6 रूपों में उभर कर सामने आता है। इसे ही मार्टिन कैप्लान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की 6 मॉडल कहता है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 6 प्रतिमान। मतलब मार्टिन कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमान दिए हैं। इन 6 प्रतिमानों को मैं पिछले लेक्चर में आसानी से समझा चुका हूं, मतलब व्यापक रूप में समझा दिया। 6 के 6 प्रतिमान, उन 6 प्रतिमानों के नाम क्या बताए इन्होंने, आप चाहें तो यहाँ पुनः मैं दोहरा रहा हूं। नंबर 1, शक्ति संतुलन व्यवस्था। नंबर, क्रम से बोल रहा हूं जैसा कि मार्टिन कैप्लान ने कहा है। हालांकि मार्टिन कैप्लान ने जो क्रम दिया वो क्रम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहार में खरा नहीं उतरा है, केवल कल्पना मात्र है। पहला है शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा है कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा है सार्वभौम व्यवस्था, पांचवा है श्रेणीबद्ध व्यवस्था और छठा है इकाई वीटो व्यवस्था। ये 6 क्रम बताए हैं और मैंने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो मार्टिन कैप्लान ने 6 मॉडल दिए, इनकी आलोचना पिछले लेक्चर में समझा दिए, वहां पर आप देख सकते हैं। ये जो क्रम बताया वास्तविक रूप में व्यवहार के अंतर्गत ये क्रम नहीं आए, क्योंकि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध होता है तो उसके बाद में जो विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आती है वो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था नहीं आती बल्कि कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आती है। जबकि मार्टिन कैप्लान ने पहला शक्ति संतुलन व्यवस्था बताया, दूसरा क्या बताया, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, लेकिन व्यवहार में क्या आता है, कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आ जाती है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा 6 प्रतिमान और 2 प्रतिमान स्थापित हो चुके हैं। तो शक्ति संतुलन प्रतिमान 18वीं-19वीं शताब्दी में स्थापित हो चुका है और उसके बाद में द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था भी स्थापित हो चुकी है। और आगे यदि हम देखें तो मैं ये कहूँगा कि वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभरकर सामने आ रही है, जिसको कि मार्टिन कैप्लान ने इकाई वीटो व्यवस्था की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत सभी राष्ट्र राज्य शक्ति की दृष्टि से लगभग बराबर होते हैं और सभी राष्ट्र राज्य अपने शत्रु का मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे कि इकाई वीटो व्यवस्था कहा जाता है। मतलब सभी राष्ट्र राज्य एक प्रकार से मैं कहूँगा कि शक्ति की दृष्टि से समान से ही हो जाते हैं, इसलिए इसको बहुध्रुवीय व्यवस्था की संज्ञा भी दी जाती है। 2 प्रतिमान स्थापित हो चुके हैं। आगे मार्टिन कैप्लान की मान्यताएं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विश्लेषण करने के लिए मार्टिन कैप्लान ने 4 मान्यताएं गिनाई। इन 4 मान्यताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझा जा सकता है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बार बार होने वाले बदलाव के तरीके पद्धति निश्चित है। मतलब इनका कहना है, मार्टिन कैप्लान का, कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत कुछ नियमितताएं होती हैं, कुछ रेगुलरिटीज होती हैं जो कि बार बार उभर कर सामने आती हैं। किसमें, राष्ट्र राज्यों के आपसी संबंधों में। नंबर 2, इनका घनिष्ठ संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से होता है। इनके माध्यम से व्यवस्था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति करती है। ठीक है। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के निर्धारण में शामिल होने वाली संस्थाओं के माध्यम से चरित्र के रूप में उसकी भूमिका निर्धारण होता है। और चौथा जो है मान्यता, वह राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के प्रभावित होने से नियंत्रण के बिंदु निश्चित हैं, जैसे आर्थिक क्षमता, सैनिक क्षमता, शांति, संचार, परमाणु विज्ञान, तकनीकी आदि। इससे क्या होता है कि वास्तविक रूप में जो है राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के प्रभावित होने से ये नियंत्रण के बिंदु हैं। मतलब ये निश्चित है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार
प्रभावित होता है। किससे? आर्थिक क्षमता, सैनिक क्षमता, शांति, संचार, परमाणु विज्ञान, तकनीकी आदि से। तो ये मार्टिन कैपलान ने 4 मान्यताएं बताई। इन 4 मान्यताओं के आधार पर मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की 6 प्रतिमान बताए। इन मान्यताओं के आधार पर 6 प्रतिमान बताए। इन मान्यताओं के आधार पर 6 प्रतिमान बताए हैं। ध्यान दें, फिर बोल रहा हूँ, इन 4 मान्यताओं के आधार पर मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमान बताए, 6 मॉडल बताए। ये 6 के 6 मॉडल मैं पिछले लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत। ठीक है बेटा, आइए अब इधर, अब यहाँ हम लेंगे मूल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मार्टिन कैपलान का व्यवस्था का मॉडल है, इसको समझना है हमें। ये मैंने स्वयं ने प्रयास किया कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी मार्टिन कैपलान के व्यवस्था के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकें। क्या? व्यवस्था के सिद्धांत को अच्छे से समझ सकें। तो किस रूप में समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं? जैसे डेविड स्टर्न ने राजनीतिक व्यवस्था का जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया है, इनपुट आउटपुट मॉडल दिया, आगत आगत निर्गत, आगत आगत निर्गत, आगत निर्गत। भाई इनपुट आउटपुट मॉडल ही तो नाम दिया है डेविड स्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था के मॉडल प्रतिमान को। तो मैं डेविड स्टर्न के मॉडल के आधार पर ही मार्टिन कैपलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मॉडल को समझा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के सिद्धांत को समझा रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण कैसे करना है इसका तरीका बता रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कैसे समझा जाए इसका तरीका बता रहा हूँ। ध्यान दें, मैंने लिखा है कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल। मतलब वास्तविक रूप में कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल तैयार किया है। फिर से कह रहा हूँ, कैपलान के व्यवस्था सिद्धांत के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ये मॉडल है। मतलब कैपलान का जो व्यवस्था का सिद्धांत, व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का ये मॉडल बनाया है हमने, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मॉडल बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम। इसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं कहेंगे, केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। बार बार बोल रहा हूँ, इसको केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही कहा जाएगा। अब ध्यान दें, सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी व्यवस्था हो वो किसी न किसी रूप में पर्यावरण से प्रभावित होती है। जैसा कि डेविड स्टर्न ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो अपने पर्यावरण से घिरी रहती है, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी पर्यावरण से घिरी रहती है। कैसे? आप सब देखेंगे, यहाँ लिखा मैंने पर्यावरण, इधर इनपुट, इधर आउटपुट कार्य, इनपुट कार्य आउटपुट कार्य, आगत कार्य निर्गत कार्य, आगत निर्गत, इनपुट आउटपुट। ध्यान दें, इनपुट, अब जैसे इनपुट होंगे वैसे आउटपुट होंगे। तो ध्यान दें, इनपुट कार्यों को यहां पर 6 बिंदु के आधार पर समझेंगे। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं की पारस्परिक क्रियाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय कर्ता कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कर्ता कौन होता है? अभिनेता कौन होता है? राष्ट्र राज्य होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं की पारस्परिक क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं, पारस्परिक क्रियाएं। तो यहाँ वास्तविक रूप में जो राष्ट्र राज्य होते हैं, उन राष्ट्र राज्यों के बीच में जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, सबसे पहले तो हमें इसी को आगत के रूप में ग्रहण करना है कि अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं के बीच में क्या पारस्परिक क्रियाएं होती हैं। जैसे भारत चीन के बीच में, भारत अमेरिका के बीच में, भारत रूस के बीच में। और दूसरा है राज्यों का अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में जो सभी राष्ट्र राज्य होते हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कैसा है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे तैयार करते हैं, विदेश नीति किस तरीके से तैयार की जा रही है। और तीसरा, व्यवस्था के घटकों के मूल्यों की भूमिका। क्या? व्यवस्था के घटकों के मूल्यों की भूमिका। ये घटक यहाँ पर जो 5 चर बताए हैं उनकी तरफ संकेत है। व्यवस्था के घटकों के मूल्यों की भूमिका। और चौथा है व्यवस्था का पर्यावरण। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अभिनेता है, राष्ट्र राज्य हैं, जिसको एक राजनीतिक व्यवस्था कह सकते हैं आप, उपव्यवस्था की श्रेणी में आ जाएंगी। तो यहाँ व्यवस्था का पर्यावरण कैसा है, मतलब उस राजनीतिक व्यवस्था का स्वयं का पर्यावरण कैसा है। अब कोई भी देश है अपनी विदेश नीति जब तय करता है तो निश्चित रूप में उसका स्वयं का पर्यावरण उसे प्रभावित करता है, डेफिनेटली करता है। आप ये बात अगर भुला रहे हैं कि भी कोई भी देश विदेश नीति तय करता है तो केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये गलत बात है। स्वयं राजनीतिक व्यवस्था का, स्वयं राष्ट्र राज्य का जो अपना आंतरिक पर्यावरण होता है उससे भी वास्तविक रूप में जो है उसकी विदेश नीति प्रभावित होती है और उसके अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो रूप होता है वो परिवर्तित होता रहता है। 5वां है विज्ञान तकनीकी का वास्तविक अध्ययन, अर्थात वास्तविक रूप में इसके अंतर्गत इनपुट के रूप में विज्ञान तकनीकी का वास्तविक अध्ययन भी जरूरी है कि विज्ञान और तकनीकी का कितना विकास हो रहा है, कितनी प्रगति हो रही है। 6ठा है विश्व संगठनों की क्रियाएं, मतलब वास्तविक रूप में यदि आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को समझना है तो इसके लिए विश्व संगठनों की
क्या क्रियाएं हैं, इसका भी अध्ययन करना जरूरी है। विश्व संगठनों के अंतर्गत जैसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम ले सकते हैं, तो उन विश्व संगठनों की क्या क्रियाएं, अगर आज की स्थिति में हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ युद्धों को रोकने में जो है सफल नहीं रहा है, बल्कि विफल ही रहा है। ये बात पूर्णतः सत्य है। अब जो ये इनपुट कार्य हैं, जो आगत कार्य हैं, इन आगत के आधार पर ही आउटपुट होता है। आउटपुट मतलब जहाँ पर ये आगत और ये निर्गत, इसके रूप में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमान उभर कर सामने आते हैं। किसके आधार पर? इन इनपुट कार्यों के आधार पर, इन आगत कार्यों के आधार पर। मतलब जैसा आगत होगा वैसा निर्गत होगा, जैसा आगत होगा वैसा निर्गत होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ आउटपुट कार्य होता है पहला, शक्ति संतुलन व्यवस्था, जो कि मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के जो 6 मॉडल दिए हैं ना, 6 मॉडल, 6 प्रतिमान, वो 6 प्रतिमान यहाँ पर सामने आ जाते हैं। किसके आधार पर? इनपुट कार्यों के आधार पर। मतलब राष्ट्र राज्यों के बीच में आपस में जो क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, राष्ट्र राज्यों के बीच में जो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, उसकी अभिव्यक्ति विदेश नीति के रूप में होती है, और वास्तविक रूप में उस विदेश नीति, सभी राष्ट्र राज्यों की विदेश नीति की जो अभिव्यक्ति होती है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में होती है। तो मार्टिन कैपलान ने इस आधार पर 6 प्रकार के प्रतिमान बताए हैं। जैसा कि मैंने यहाँ 6 प्रतिमानों के नाम भी काउंट करा दिए, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं, थोड़ा दूसरे रूप में इन्होंने नाम दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला है शक्ति संतुलन व्यवस्था, जो कि 18वीं-19वीं शताब्दी में रहती है यूरोप के अंतर्गत। उसके बाद में 2 गुटी व्यवस्था, जिसे कि कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था भी कहते हैं। उसके बाद में क्रमबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, या जिसे श्रेणीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी कहते हैं। फिर चौथा है इकाई निषेधाधिकार, मतलब इकाई वीटो व्यवस्था, इकाई वीटो निषेधाधिकार। और इसके बाद व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, सार्वभौम व्यवस्था भी कहते हैं। और इसके बाद में लचीली व्यवस्था, मतलब शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तो ये 6 जो व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, ये जो 6 अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, वो इनपुट कार्यों के आधार पर आती हैं। और जैसे इनपुट कार्यों के आधार पर ये आउटपुट कार्य होता है, ये व्यवस्थाएं उभर कर सामने आती हैं, तो उसके बाद में फिर प्रतिसंवरण में, फीडबैक, प्रतिसंवरण में जाती है। जैसे शक्ति संतुलन व्यवस्था होती है, तो प्रतिसंवरण के अंतर्गत इसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है। फॉर एग्जांपल 18वीं-19वीं शताब्दी के अंतर्गत शक्ति संतुलन स्थापित था, इसलिए कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ। लेकिन जैसे 1914 के अंतर्गत और 1945 के अंतर्गत शक्ति संतुलन शक्ति असंतुलन में बदल जाता है, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 में, उसके बाद में दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 में। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होता है। और 1945 के अंतर्गत वास्तविक रूप में मैं कहूँगा कि कठोर द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था उभर कर सामने आती है। तो प्रतिसंवरण, फीडबैक, यहाँ पर वास्तविक रूप में जिस प्रकार की ये जो व्यवस्थाएं, वो व्यवस्थाएं एक प्रकार से मैं ये कहूँगा कि विश्व के सामने प्रकट होती है, विश्व जनमत के सामने प्रकट होती है, और उसके आधार पर मतलब जो प्रतिसंवरण फीडबैक है, उसके आधार पर ये जो है इनपुट के रूप में फिर आउटपुट का रूप धारण कर लेती है। इसलिए इन व्यवस्थाओं का रूप परिवर्तित होता रहता है। अतः यहाँ पर 3 बिंदु बनते हैं, नंबर 1 इनपुट कार्य, नंबर 2 आउटपुट कार्य, और तीसरा है प्रतिसंवरण। जैसी व्यवस्था होगी उस व्यवस्था के अनुरूप ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जो कर्ता होते हैं, कर्ता कौन? राष्ट्र राज्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्र राज्यों की भूमिकाएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने बताया है कि वास्तविक रूप में यहाँ जो व्यवस्था है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से प्रभावित होती है। तो इधर आप देखिएगा, मैंने कहीं ना कहीं लिख रखा है ये रहा। इनका मानना है कि व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हावी बनी रहती है। तो जैसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, जो भी रूप उभर कर सामने आता है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था फिर जो है राष्ट्र राज्यों की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जिसे कि राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है, पॉलिटिकल सिस्टम कहा जाता है, उसको प्रभावित करती हैं। मतलब राजनीतिक व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से प्रभावित होती है, ये बात पूर्णतः सत्य है। लेकिन यह भी तो सत्य है कि राजनीतिक व्यवस्थाओं की क्रिया प्रतिक्रिया से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का स्वरूप उभर कर सामने आता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया मार्टिन कैपलान का व्यवस्था का मॉडल। आप इस मॉडल के आधार पर वास्तविक रूप में मार्टिन कैपलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का जो सिद्धांत दिया है, जो दृष्टिकोण दिया है, उसे आसानी से समझ सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसके आधार पर
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों किसके आधार पर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं किसके आधार पर आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि पूर्ण रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भले ही ना समझा जाए इसके आधार पर, लेकिन आंशिक रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इस मॉडल के आधार पर समझा जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है आप मार्टिन कैपलान का व्यवस्था का जो ये मॉडल है जिसमें मैंने ये डायग्राम बनाया है इसके आधार पर आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मैंने अलग से इसको जो है ये डायग्राम बना करके समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को मार्टिन कैपलान को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी उपागम हैं, उन सभी को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो मुझे विश्वास है आप इसे ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।